यस बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा हम चलते हैं, हमारा जो लेसन है दिस वन सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री वाला जो लेसन है इसके अंदर हमने जो कंसेप्ट स्टार्ट करवा रखा था दैट वाज प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस। और प्रोसेस ऑफ कैटालाइसिस क्या है वो उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि इसका जो क्लासिफिकेशन है उस क्लासिफिकेशन में क्या हो रहा है, कैसे करके हमने इसको एक्शन और मैकेनिज्म को बेस मान करके हमने कैटलिस्ट को कैटेगराइज किया था, या कैसे करके हमने जो रिएक्टेंट हो गया और कैटलिस्ट हो गया इनके फिजिकल स्टेट को बेस मान करके इसको हमने कैटेगराइज किया था। ठीक है बेटा, क्लासिफिकेशन होने के बाद अब हमारे पास अगला जो टॉपिक आया दिस वन इज कॉल्ड एसिड बेस कैटालाइसिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स एसिड बेस कैटालाइसिस। आज चलते हैं बेटा, हमारे पास जो टॉपिक है दिस वन एसिड बेस कैटालाइसिस। अच्छा, एसिड बेस कैटालाइसिस किसे बोलेंगे? जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एसिड बेस कैटालाइसिस की प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जो एसिड और बेस की प्रेजेंस में प्रोसीड होती है। मतलब जिस रिएक्शन के लिए एसिड या बेस कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं, या तो हम ये बोल सकते हैं कि एसिड किसी रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है, या किसी दूसरी रिएक्शन के लिए बेस कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है, या एक ही रिएक्शन के लिए एसिड भी और बेस भी दोनों के दोनों कैटलिस्ट के जैसा काम करते हैं। ऐसी जो रिएक्शन होगी उसे बोलेंगे एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन, और ऐसी जो प्रोसेस होगी उसे क्या बोला जाएगा? एसिड बेस कैटालाइसिस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स, हम ऐसा करते हैं पहले इसको डिफाइन करते हैं कि एसिड बेस कैटालाइसिस क्या है। लिखेंगे द रिएक्शन, और ये भी याद रखेंगे कि जो एसिड बेस कैटालाइसिस की रिएक्शन हम पढ़ते हैं वो एसिड बेस कैटालाइसिस की जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है सॉल्यूशन फेज होमोजेनस कैटालाइसिस की जो रिएक्शन है, ध्यान देंगे यहां इनके बारे में बोला जा रहा। तो द रिएक्शन विच आर द टाइप ऑफ solution phase homogeneous catalyzed reaction, okay, which proceed in the presence of acid, base or both simultaneously proceed the reaction is called acid base catalyzed reaction, and the process is called acid base catalysis। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बोला गया कि द रिएक्शन विच आर द टाइप ऑफ सॉल्यूशन फेज होमोजेनस कैटालाइज्ड रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो अपने आप में सॉल्यूशन फेज की होती हैं और होमोजेनस कैटालाइसिस का पार्ट है जो, ठीक है, जो प्रोसीड होती हैं किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में या बेस की प्रेजेंस में, या बोथ साइमल्टेनियसली प्रोसीड द रिएक्शन, ठीक है, या तो इन दोनों की प्रेजेंस में। साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया हमारे पास एसिड और बेस दोनों को हम क्या कर रहे हैं? एक साथ ले रहे हैं, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस जो होती हैं उन्हें क्या बोला जाता है? एसिड बेस कैटालाइज्ड बोला जाता है, और इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया? एसिड बेस कैटालाइसिस। बहुत क्लियर है? सीधा सीधा कंसेप्ट समझ में आ गया कि ऐसे रिएक्शंस जो क्या है
एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या हो रही है, प्रोसीड हो रही है। नाउ अगर मैं इसकी एग्जांपल की अगर बात करूं, क्या क्या रिएक्शंस यहाँ पे बनती है बेटा, तो लेट अस मूव टुवर्ड्स एग्जांपल्स। जैसे मान लो पहले नंबर की रिएक्शन मैं लिखूंगा, यहां लिखूंगा दिस वन एस्टर हाइड्रोलिसिस। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एस्टर की हाइड्रोलिसिस है। और एस्टर की हाइड्रोलिसिस अगर आपको याद होगा तो एस्टर को हमने लिखा RCOO और ये R डैश है, दिस वन एन एस्टर। और इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं वाटर के साथ में, हाइड्रोलिसिस। और इन द प्रेजेंस ऑफ, ये रिएक्शन अपने आप में इक्विलिब्रियम की रिएक्शन है। किसकी प्रेजेंस में हो रही है, H+ आयन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो क्या बनेगा बेटा, यहां से बनेगा RCOOH हो गया और प्लस बनेगा R-OH। इसका नाम है दिस वन एस्टर, इसका नाम है दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका नाम है दिस वन इज कॉल्ड अल्कोहल। बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। ये रिएक्शन H+ आयन के साथ में हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ये OH नेगेटिव आयन की प्रेजेंस में भी प्रोसीड होती है। तो एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस है, ये वाली जो रिएक्शन है, या द सेकंड वन, या मैं लिखूंगा दिस वन हाइड्रोलिसिस ऑफ कैन शुगर। जो कैन शुगर है उसकी हाइड्रोलिसिस वाली जो रिएक्शन है, सभी बच्चों को ध्यान है कौन सी रिएक्शन थी, C12H22O11 हो गया। इसकी वाटर से रिएक्शन करवाया आपने, H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है, C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, अगेन C6H12 O6 हो गया, दिस वन ग्लूकोज, इसे नाम दिया, इसे फ्रक्टोज बोला। पहले भी बताया था, अब भी बता रहा हूं कि इसमें CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें C+O कीटोनिक ग्रुप होता है, जबकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है बेटा। बहुत क्लियर है, ठीक है। सेकंड नंबर की रिएक्शन या थर्ड नंबर की रिएक्शन अगर हम लिखेंगे दिस वन, यहां बोला जाता है, इसे लिख रहा हूं बेटा मैं, कीटोइनॉल फॉर्म, कीटोइनॉल और टॉटोमरिज्म। ठीक है बेटा, जितनी भी रिएक्शन यहाँ पे भी, ये तीनों की तीनों अभी तक मैं लिखने जा रहा हूं, ये लिखी है मैंने, ये अपने आप में ऑर्गेनिक की रिएक्शन है। तो अगर मान लो कीटोइनॉल वाली जो रिएक्शन है, टॉटोमरिज्म क्या होता है, टॉटोमरिज्म वहां बोला जाता है कि जहां एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। और डायनेमिक इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, कीटो फॉर्म, कीटोन हो गया और इनॉल डबल बॉन्ड हो गया, एल्कीन हो गया, और साथ में क्या आता है, अल्कोहल आता है। अगर मान लो मैं यहां इसे ऐसे करके ड्रॉ कर रहा हूं, लाइक दिस वन, CH3 C+O हो गया और CH3, तो इसे बोलेंगे दिस वन इज कीटो ग्रुप है, इसके अंदर कीटो फॉर्म हो गया। और एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, यहां डायनेमिक इक्विलिब्रियम बना, H+ आयन ले लिया बेटा, साथ में OH नेगेटिव आयन लिया हमने, और यहां से जो रिएक्शन बनती है, यहां से अगर मान लो मैं यहां इसे लिखने का तरीका बदल दूं, CH2 के साथ में इसे H लिख दूं बेटा, तो यहां से ये वाला बॉन्ड इधर मूव करता है, ये वाला बॉन्ड इधर मूव करेगा। सो क्या बनेगा, CH2 हो गया, ठीक है, यहां बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये C आएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड बनेगा, OH बनेगा, H यहां से मूव करके इधर आ जाता है, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, मतलब ये ऐसे बना, OH हो गया, यहाँ क्या बनेगा बेटा, दिस वन CH3। तो ये कीटो फॉर्म है, इसमें डबल बॉन्ड आए, इन OH ग्रुप ऑल हो गया, इसलिए इसे मिला करके क्या बोलते हैं, इनॉल। सो दिस वन कीटो और इनॉल फॉर्म जो होती है, इन दोनों के बीच में जो डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, उसको हमने क्या नाम दिया, टॉटोमरिज्म के नाम से जाना जाता है। बहुत क्लियर है बेटा। इसके बाद अगर मान लो मैं फोर्थ नंबर की रिएक्शन यहां पे लिखूं, तो यहां इसे बोला जाता है दिस वन, इस फोर्थ नंबर को ऊपर लिख देता हूं मैं, फोर्थ नंबर आया हमारे पास, इसे नाम दिया म्यूटारोटेशन। ठीक है बेटा, फोर्थ नंबर की रिएक्शन कौन सी बोल रहा हूं मैं, म्यूटारोटेशन। अच्छा, म्यूटारोटेशन क्या चीज है, हाउ टू डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ म्यूटारोटेशन। अगर आप बायो वाले स्टूडेंट हैं तो भी आप इसे समझ जाएंगे, अगर आप बायो वाले स्टूडेंट नहीं हैं तो थोड़ा मुझे ध्यान से सुनो। जो फोर्थ नंबर की रिएक्शन है वो मैं लिख रहा हूं दिस वन, म्यूटारोटेशन। और म्यूटारोटेशन में क्या चीज है,
कि म्यूटा रोटेशन होता क्या है, कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास ये ग्लूकोज है बेटा, ठीक है बेटा, और ये जो ग्लूकोज है इसे मैं लिखता हूं दिस वन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मिक्सचर मैंने इसे लिख दिया, ठीक है बेटा। और यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ पे क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ मैंने लिखा दिस वन बीटा डी और यहाँ लिख दिया दिस वन ग्लूकोज, ये बीटा डी ग्लूकोज लिखा बेटा मैंने। इधर मैं लिखता हूं इसे बोला जाता है अल्फा डी और यहां लिख दिया बेटा हमने दिस वन ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अगर यहाँ पे मैं स्पेसिफिक रोटेशन की अगर बात करूं, अल्फा डी जिसे लिखा जाता है तो ये बनता है 1 1 1 ट्रिपल 1, इतना डिग्री 111 डिग्री का एंगल यहाँ बनता है। अगर यहाँ मैं लिखूं ये भी प्लस का बनता है, ध्यान रखेंगे, यहाँ प्लस लिख दिया मैंने, यहाँ अल्फा जो डी बनेगा स्पेसिफिक रोटेशन इसे बोला जाता है, प्लस 19.2 डिग्री का बनता है। जबकि ये हमारे पास यहाँ अल्फा डी जो बनता है दिस वन 52.6 डिग्री का बनता है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं ये भी पॉजिटिव में है। पॉजिटिव का मीनिंग है बेटा यहाँ पे कि हमारे पास ये कंपाउंड जितने भी मैंने बनाए हैं ये अपने आप में डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। इसलिए हमने प्लस साइन यहां पे लिख दिया, क्या लिखा, प्लस साइन यहां पे लिख दिया। जब हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म और ऑप्टिकल एक्टिविटी को डिफाइन करने वाला टॉपिक जिस दिन बनेगा उस दिन मैं आपको यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी वाला जो वीडियो है वो सारा आपको बताऊंगा कि भाई उसमें क्या क्या चीजें चेंज होती हैं, डेक्स्ट्रो कब बोला गया और लीवो कब बोला गया, ठीक है बेटा। अभी इतना ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज एक तरफ तो किस में गया, बीटा वाली फॉर्म में गया, ये ग्लूकोज एक तरफ क्या है, अल्फा वाली फॉर्म में है। तो अल्फा हो गया और बीटा हो गया, ठीक है बेटा। अल्फा और बीटा के बीच में जो एक इक्विलिब्रियम बन रहा है, क्या बन रहा है, इक्विलिब्रियम बन रहा है। यहां बोला जाता है म्यूटा रोटेशन। क्या है म्यूटा रोटेशन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो म्यूटा रोटेशन का मीनिंग हुआ इट इज द स्पॉन्टेनियस चेंज, इट इज द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड विद स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है ये ग्लूकोज जो है वो अपने आप में ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। और ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर सकते हैं। बहुत सारा इसको डिफाइन करने का भी टॉपिक आता है, वो यहाँ पे नहीं है। फिलहाल ये समझो कि ग्लूकोज अपने आप में एक ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है। इसे ग्लूकोज के अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट होता है। इसलिए ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज के अंदर जो ये टू फॉर्म्स बनी, इनमें क्या हो रहा है कि जो इनका स्पेसिफिक रोटेशन है, इस ऑप्टिकल कंपाउंड का जो इनके अंदर इनका स्पेसिफिक रोटेशन होता है, इसमें स्पॉन्टेनियस चेंज होता है। और किसके साथ में, टाइम के साथ में, और साथ में क्या होता है, इक्विलिब्रियम वैल्यू के साथ में। तो अगर आप इसके डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, इट इज द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद टाइम विद इक्विलिब्रियम वैल्यू। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का इक्विलिब्रियम के साथ में और टाइम के साथ में जो स्पेसिफिक रोटेशन के अंदर जो स्पॉन्टेनियस चेंज आता है उसे क्या बोला जाता है, दिस वन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन के नाम से वो जाना जाता है। और म्यूटा रोटेशन वाली जो रिएक्शन है ये अपने आप में एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। कैसे बेटा, ये मतलब एसिड और बेस की प्रेजेंस में क्या होती हैं, ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। होप सो गुड बेटा, आपको जो मैंने ये कंसेप्ट करवाए हैं, इसके एग्जांपल करवाए हैं, ये बिल्कुल आपको समझ में आ गए होंगे कि भाई एसिड बेस कैटालाइसिस क्या है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं इसकी जो मैकेनिज्म है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालाइसिस। सो लेट अस मूव, हम चलते हैं एसिड बेस कैटालाइसिस की मैकेनिज्म के ऊपर। चलते हैं बेटा, इसकी जो मैकेनिज्म है वो स्टार्ट करते हैं। और यहां लिखूंगा मैं
मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस कैटालाइसिस, ठीक है, ये मैकेनिज्म है। और मैकेनिज्म वाला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं, यहां लिखेंगे एस्टर हाइड्रोलिसिस। एस्टर की जो हाइड्रोलिसिस वाली रिएक्शन है उसका या उसकी जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको प्रोसीड करवा रहा हूं। क्या चीज है बेटा, ध्यान से सुनेंगे यहाँ कि सबसे पहले क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर के साथ में क्या लेते हैं, H+ आयन। ये अपने आप में जो ये प्रोसीड में करवा रहा हूं इसे मैं लिख दूंगा दिस वन एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन। कैसे रिएक्शन है ये, एसिड कैटालाइज्ड रिएक्शन, उसकी मैकेनिज्म है। एसिड की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को प्रोसीड करवाते हैं। तो भाई ये वाटर है, H+ आयन है, इसके साथ में जुड़ेगा, अगर आपको ध्यान होगा तो यहां से क्या बनेगा, H3O+ आयन बनेगा। दिस वन इज कॉल्ड हाइड्रोनियम आयन। सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए, हाइड्रोनियम आयन। भाई हाइड्रोनियम आयन कैसे बना, अगर मैं इसे थोड़ा और ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं तो ध्यान देंगे आप कि भाई ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है। यहां हमने क्या किया, इस हाइड्रोजन को यहां ले लिया, इस हाइड्रोजन को मैं यहां ले लेता हूं, और यहाँ पे इसके पास जो लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, टोटल नंबर में 2 लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2। और यहां से क्या आया, H+ आयन आया। H+ आयन के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 इलेक्ट्रॉन। इसलिए ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा। जैसे इसने इसको अपने 1 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या चेंज होगा, ये H हो गया, ये O हो गया और ये H हो गया। इन दोनों में से 1 इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन के पास गया, यहां चला गया। जैसे यहां इलेक्ट्रॉन जाएगा इसका पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की कमी किस पे हो जाएगी, ऑक्सीजन पे होगी। इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो दूसरा इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रॉन से मिलकर बॉन्ड भी बना देगा। ऐसे बॉन्ड बना लेता है, ये बॉन्ड बना दिया इसने यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये लोन पेयर में कोई चेंज नहीं आया, वो ऐसे लिख दिया हमने। अब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसलिए यहाँ कौन सा चार्ज आएगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये लिखा हमने हाइड्रोनियम आयन। चाहे आप H3O+ आयन लिख दो, चाहे आपने ऐसे करके ड्रॉ करके इसको ऐसे बना दिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस मैकेनिज्म को प्रोसीड करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हाइड्रोनियम आयन को यहाँ पे तैयार किया। अब हम क्या करेंगे, एस्टर को लेंगे। तो एस्टर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से ये R हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और इसके बाद ये O हो गया। O के साथ में क्या था हमारे पास, या इस R को थोड़ा इसके साथ ही मिला के लिख देता हूं, R', ऐसे करके लिख दिया। अब कौन इसके ऊपर रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर रिएक्शन करेगा वाटर हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन हैविंग टेंडेंसी टू कैरी H+ आयन, इसके अंदर H+ आयन है, इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो बना दिया। यहां से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सभी बच्चों को पता है। ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां ऑक्सीजन हो गया, इसके पास क्या है, दिस वन, यहां पे लोन पेयर है। जैसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो पॉजिटिव चार्ज जो है इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा। जैसे ये इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या चेंज होगा बेटा, यहां से हम इसे ऐसे ड्रॉ करेंगे, यहां बना ये R हो गया, ये C हो गया, यहां डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, और यहां बॉन्ड बना देगा। देखो ऑक्सीजन अपने आप में डाइवैलेंट है, लेकिन ट्राइवैलेंट अगर कहीं भी होगी तो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अगर ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाएगी तो यहां भी वही काम हो गया, 1 2 3। अगर इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन पे जाएगा तो यहाँ कितने होंगे, यहाँ पे तो लोन पेयर हो गया, यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद ये ऐसे बॉन्ड बना दिया ये वाला, और ये O हो गया, O के साथ में क्या लिख दिया हमने, R' ऐसे करके लिख दिया। बहुत क्लियर है बेटा। लेट अस मूव। जब इतना हमने ये बना दिया, देखो बहुत क्लियरली आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये वाटर था, इसको माइनस करके आपने क्या लिख दिया, H2O को आपने बाहर निकाल दिया, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, इसके लोन पेयर यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गया। अगले स्टेप में क्या है, इसके बाद फिर क्या होना है, हम ऐसा करते हैं, फिर वाटर की रिएक्शन करवाते हैं। किसकी रिएक्शन करवाएंगे, वाटर की रिएक्शन करवाते हैं। अगर आप वाटर की रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर जाएगा, इसे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा। देखो आप इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4,
कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाए तो यहाँ कितने होंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए ये जो ऑक्सीजन है ये इसका जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेगा, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब क्या चेंज होगा, नई सिचुएशन क्या है कि ये R हो गया, ये C हो गया, C के बाद ये सिंगल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, इसके लोन पेयर पूरे कंप्लीट हो गए इस ऑक्सीजन की। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर के बॉन्ड बनाएंगे। ये OR- हमारे पास पहले से था, ये हमने ऐसे बना दिया। यहां जब बॉन्ड बना तो ये O आ गया, O के साथ में ये H हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया। इसके बाद यहाँ एक लोन पेयर को दिखा दो, लेकिन ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड 1 2 3 बॉन्ड्स बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है बेटा। अगेन क्या है कि यहाँ हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ देखिए आप, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है। चाहो तो इस बॉन्ड को थोड़ा ब्रॉड करके आप बना सकते हैं। ओपन चेन में आपने ऐसे लिख दिया, ऐसे बना दिया। क्या करूंगा मैं, यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करवाऊंगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड या ये जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक हाइड्रोजन है। अगर नॉन मेटल के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हो तो ऐसे कंडीशन में वो हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। दैट्स व्हाई हैविंग टेंडेंसी टू गिव H+ साइन। ये H+ साइन देगा और H+ साइन देने के बाद वो जो H+ साइन होगा वो यहाँ जाकर के इस पे जुड़ जाएगा। जैसे यहाँ जुड़ेगा क्या चेंज होना है, यहां से बना हमारे पास ये R हो गया, ये C हो गया, ये OH आपने ऐसे लिख दिया बेटा, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ नीचे ये O के साथ में ये H, ये वाला H आ जाएगा। यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया था, ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ ये बॉन्ड बना, इस बॉन्ड में ये O हो गया, ये R हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दो, यहाँ बॉन्ड बना देंगे। जैसे यहाँ बॉन्ड बना तो यहाँ पे क्या हुआ, अब 3 बॉन्ड बन गई, ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड बनेंगे, पॉजिटिव चार्ज। अगले कंसेप्ट में क्या होगा, यहां से कि चेंज होना है, क्या चेंज होना है कि ये जो हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर चेंज होना है। क्या चेंज होगा, यहां से ये वाला पोर्शन टूटेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां मूव करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा बेटा, दिस वन यहां लिख देता हूं, यहां लिखा R हो गया, ये R' हो गया, ये O हो गया, O के साथ में H हो गया। यहाँ इसके इलेक्ट्रॉन आपने लिख दिए, यहाँ लिख दिया आपने दिस वन अल्कोहल लिख दिया बेटा। इतना पोर्शन तो हमारे पास ये आ गया, R' है यानी, ये ऐसे बना दिया। अब बचेगा ये वाला पार्ट, तो उसी टाइम पे इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ मूव करवा दो। जैसे ही आपने ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करवाया तो क्या चेंज हुआ, प्लस करके क्या लिखूंगा, ये R हो गया, ये C हो गया, ये ऐसे बना दिया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये O हो गया, ये H हो गया, ये ऐसे बना दिया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहां नीचे क्या आएगा, दिस वन O और यहाँ H हो गया, इसे ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने सेम। ठीक है, यहां ऐसे करके ड्रॉ कर दिया, सबका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है। यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है, लेकिन इसके ऊपर 3 बॉन्ड बन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब इतना बन गया फिर दोबारा क्या करेंगे, यहां से एक चीज तो भाई हमें तैयार होकर के मिल गई, अल्कोहल तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, फिर अगेन किसकी रिएक्शन करवाएंगे, वाटर की रिएक्शन करवाएंगे। जैसे वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, यहां से ये जो H+ साइन है, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, H+ साइन यहाँ आएगा, इससे जुड़ेगा, मतलब ये जो पार्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, ये R हो गया, ये C हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ हमारे पास ये OH आ गया, ये ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने, RCOOH, दिस वन, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। और दूसरा ये क्या था हमारे पास, वाटर, H+ साइन इससे जुड़ेगा, और माइनस का क्या लिख दिया बेटा आपने, हाइड्रोनियम आयन आपने बाहर निकाल दिया। होप सो गुड बेटा, आपको जो इसकी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म आपको बहुत क्लियरली समझ में आई होगी। और ये जो मैकेनिज्म थी ये अपने आप में एसिड कैटालाइज्ड मैकेनिज्म थी। किसकी मैकेनिज्म थी, एस्टर हाइड्रोलिसिस की। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म को अगर आप देखें तो बेस कैटालाइज्ड मैकेनिज्म में क्या चेंज होता है, मूव करते हैं उसकी तरह। देखो बेस कैटालाइज्ड मतलब जहां पे बेस है, बेस का मतलब जहां OH नेगेटिव आयन है। तो अगर मान लो मैं सेकंड पार्ट इसका लिखूं और यहां लिख दूं बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन,
ठीक है, इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास दिस वन R C डबल बॉन्ड O, और यहाँ O हो गया, इसके साथ में R डैश हो गया। यहाँ क्या कर रहा है, जो OH नेगेटिव आयन है दिस वन बेस, ये सबसे पहले इसके ऊपर जुड़ेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएगा। ठीक है बेटा, तो क्या चेंज हुआ, इसका लोन पेयर सभी को पता चल गया। आप ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ भी लोन पेयर दिखा सकते हैं आप। क्या चेंज हो गया, ये R हो गया, ये C हो गया, ये O हो गया, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया है। ठीक है, पहले 6 थे, अब 7 हो गए होंगे। अगर आपको गिनना भी है तो 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए नेगेटिव चार्ज आया। और यहाँ क्या बनेगा, ये O हो गया और ये R डैश। और यहाँ से OH नेगेटिव आयन कहाँ जुड़ रहा है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ नेगेटिव जुड़ेगा, इसलिए हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे करके ड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, ये ऐसे बना दिया और ये ऐसे बना दिया। अगला कंसेप्ट क्या है कि यहाँ से ये ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे। अगला कंसेप्ट क्या होगा कि यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे R डैश या O या R डैश O नेगेटिव बनेगा, और उसके ऊपर ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ चला जाएगा, या हाइड्रोजन H+ आयन के फॉर्म में यहाँ जाएगा। मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करेगा, ठीक है, यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये जो नेगेटिव वाला इसके अंदर चेंज होगा, ये वाला यहाँ मूव करेगा, और जब H+ आयन यहाँ बनेगा तो वो किसकी तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मतलब जैसे ये यहाँ जुड़ेगा तो क्या चेंज होगा, देखो हाँ, एक तो भाई ये R हो गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन नीचे आया तो ये C हो गया, डबल बॉन्ड करके O बना दिया आपने। ठीक है, अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन फिर नीचे आ जाएगा तो इसका ऑक्सीजन जो है ये न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, सिंगल बॉन्ड होगा, चाहो तो यहाँ बना दो आप इसे, इस ऑक्सीजन को। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, पहले आपने इलेक्ट्रॉन कितने 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया 7, तो ऐसे करके आपने इसे ड्रॉ कर दिया। यहाँ आएगा नेगेटिव चार्ज, ये H+ आयन यहाँ जुड़ा तो क्या बनेगा, प्लस करके दिस वन R डैश हो गया O और इसके साथ में H, ये ऐसे करके बना दिया। यहां बना दिस वन अल्कोहल, ये क्या बना बेटा, अल्कोहल। ये क्या बना, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन गया, आयन बन गया, या कार्बोक्सिलेट आयन जिसे बोलते हैं। तो ये थी बेटा हमारे पास बेस कैटालाइज्ड जो हाइड्रोलिसिस है, वो क्या कहते हैं कि एस्टर की। तो मैंने आपको एसिड वाले भी बता दी, बेस वाली जो इसकी मैकेनिज्म बनती है वो दोनों के दोनों बेटा मैंने आपको डिफाइन करके यहाँ पे बता दिए हैं, कैसे करके मैकेनिज्म बन रही है। होप सो गुड, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये था बेटा हमारे पास एसिड बेस कैटालाइसिस। ठीक है बेटा, तो एसिड बेस कैटालाइसिस कंप्लीट होने के बाद अब चलते हैं, अगला जो टॉपिक बनेगा उसमें आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत सारी बातें आपको बताने वाली है। लेट अस मूव। देखो लिखते हैं बेटा, अब लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैटालाइसिस। कैटालाइसिस के कैरेक्टर्स क्या क्या बनते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 मैं यहां लिखता भी जाता हूं और एक्सप्लेन भी करवाऊंगा। ठीक है बेटा, पहले नंबर का जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या बोलता है कि द टोटल मास एंड केमिकल composition of the catalyst remains unchanged before and after the reaction, but the physical
change may be possible। ध्यान से सुनो बेटा, पहला पॉइंट क्या बोला गया कि द टोटल मास एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ द कैटालिस्ट रिमेन्स अनचेंज्ड बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन। रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले और रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो कैटालिस्ट है, उस कैटालिस्ट का जो मास होता है, उसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, वो क्या रहता है, वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता, रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है बेटा, बट द फिजिकल चेंज में बी पॉसिबल। फिजिकल चेंज पॉसिबल है, कैसे करके? जैसे मान लो एक रिएक्शन में बताता हूं, बार बार हम पढ़ते हैं कि पोटाशियम क्लोरेट का क्या करना है, डिकम्पोजिशन करना है, 2KClO3। और पोटाशियम क्लोराइड का डिकम्पोजिशन जब आपने किया तो इसमें जो आपने कैटालिस्ट लिया, वो कैटालिस्ट लिया आपने पायरोल्यूसाइट, दिस वन मैग्नीज डाइऑक्साइड। और ये जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है, ये आपने कैसे लिया बेटा, ये लिया आपने इन द सॉलिड फॉर्म। सॉलिड फॉर्म लिया, साथ में लिया आपने ग्रेन्युलर। कैसा लिया, सॉलिड भी लिया और ग्रेन्युलर भी लिया आपने, गॉट द कंसेप्ट। लेकिन हाँ, और यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा 2KCl बनेगा और साथ में आ गया 3O2। ये रिएक्शन सभी को याद होनी चाहिए। जब तक आपने रिएक्शन को प्रोसीड नहीं किया, मतलब आप रिएक्शन को जब स्टार्ट कर रहे हैं तो तब आपने क्या किया, उसमें MnO2 को ऐड किया। और MnO2 को आपने कैसा लिया बेटा, सॉलिड फॉर्म में लिया और ग्रेनुलर था वो। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हुई तो आफ्टर कंप्लीशन, मतलब जब ये रिएक्शन क्या हुई, कंप्लीट हुई, तो कंप्लीशन के बाद जो ये MnO2 था, वो MnO2 किस में आपको मिला, इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। किसकी फॉर्म में मिला बेटा आपको, ये पाउडर की फॉर्म में मिल गया, गॉट द कंसेप्ट। अगर ये पाउडर की फॉर्म में मिला तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कैटालिस्ट होता है, उसे कैटालिस्ट के देखो मास में कोई चेंज नहीं आया, केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आया, चेंज केवल हम इतना बोल रहे हैं कि पहले ग्रेनुलर था और अब पाउडर की फॉर्म में आ गया, गॉट द कंसेप्ट बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास पहले नंबर का पॉइंट। सेकंड नंबर का पॉइंट क्या बोलता है, सेकंड नंबर का पॉइंट है कि द स्मॉल amount of catalyst is sufficient to catalyze the chemical reaction। ठीक है बेटा, क्या बोला गया कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट है वो सफिशिएंट है किसी केमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए। इसका एग्जाम्पल क्या बनता है, थोड़ा ध्यान से सुनो बेटा। ये बोला जाता है कि अगर हम 1 ग्राम एटम ले लें प्लेटिनम का, 1 ग्राम एटम ऑफ प्लेटिनम, और यहां ऐसा करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को लेते हैं बेटा। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या करना, डिकम्पोजिशन करना है। और किसकी प्रेजेंस में किया हमने, प्लेटिनम की प्रेजेंस में किया। कितना लिया प्लेटिनम को, 1 ग्राम एटम, और यहां से क्या बनेगा, एक तो बन गया वाटर बना, दूसरा क्या बन गया, दिस वन O2। ये वाले रिएक्शन सभी को ध्यान है। लेकिन यहां पे जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 10⁸ जो लीटर है, उस लीटर को कैटालाइज करने के लिए 1 ग्राम एटम ऑफ प्लेटिनम इज सफिशिएंट। देखो कितना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि प्लेटिनम का आपने केवल कितना लिया, 1 ग्राम एटम लिया, और 1 ग्राम एटम प्लेटिनम क्या कर रहा है, 10⁸ लीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो डिकम्पोज होकर के वाटर और ऑक्सीजन में चेंज हो रहा है, उसको कैटालाइज कर रहा है। तो इसीलिए बोला गया कि द स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट इज सफिशिएंट टू कैटालाइज अ केमिकल रिएक्शन। बहुत क्लियर है बेटा, यस एंड नो। थर्ड नंबर का जो पॉइंट बनेगा उसको मैं लिखूंगा, नाउ द थर्ड वन, अ कैटालिस्ट डजंट इनिशिएट अ केमिकल रिएक्शन। क्या लिखेंगे बेटा, नाउ द थर्ड वन, अ कैटालिस्ट
doesn't initiate the chemical reaction, but the chemical reaction may proceed in the absence of catalyst with the slow rate. क्या बोला गया बेटा कि a catalyst doesn't initiate the chemical reaction. याद रखेंगे कि कोई भी जो कैटालिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि जब कैटालिस्ट होगा तभी रिएक्शन प्रोसीड होगी। हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद होगा, बार बार बोलता हूं, 2KClO3 है ना, और 2KClO3 इसे हीट किया हमने, और हीट करने के बाद यहां से 2KCl बनाया, साथ में क्या बना दिया, 3O2 बना दिया। ये रिएक्शन अब भी हो रही है, लेकिन ऐसी कंडीशन में यहां पे हाई टेम्परेचर का यूज आ रहा है, और इसी रिएक्शन को 2KClO3 हो गया, और यहां पे अगर मैं MnO2 का यूज करता हूं तो यहां पे टेम्परेचर क्या लिख देते हैं बेटा, लो लिखते हैं। यहां से भी क्या बनेगा, 2KCl बनेगा, साथ में क्या बनेगा, 3O2 बनेगा। तो भाई आप समझ पा रहे हैं कि इस रिएक्शन को, अगर मान लो मैं इस रिएक्शन को आपको बोलूं तो क्या इस रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए कैटालिस्ट की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए। अगर इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए तब भी प्रोडक्ट बन रहा था, तब भी प्रोडक्ट बना और अब भी प्रोडक्ट बना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैटालिस्ट है उस कैटालिस्ट ने, उसके लिए जो कैटालिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन को क्या नहीं कर सकता है, इनिशिएट नहीं कर सकता है। ऐसा नहीं होगा कि ये मैंडेटरी नहीं है कि कैटालिस्ट होगा तो ही रिएक्शन प्रोसीड होगी। नो, रिएक्शन को प्रोसीड होना है तो कैटालिस्ट की एब्सेंस में भी होगा, लेकिन अब ये प्रोसेस कैसी है, स्लो। और यहां कैसे रिएक्शन बेटा, ये फास्ट रिएक्शन बन गई। गॉट द कंसेप्ट? यहां पे क्या हो गया, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट कम हो जाती है, यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट ज्यादा है। बहुत क्लियर है? और ये भी बोलेंगे थोड़ा और ऐड करके कि ये MnO2 अपने आप में कैसा है, पॉजिटिव कैटालिस्ट है। बहुत क्लियर है बेटा? अगर एक रिएक्शन यहां पे मैं और बता दूं, मान लो एक ये रिएक्शन थी, एक दूसरी रिएक्शन में आपको बता दूं कि जैसे मान लो H2 हो गया, O2 हो गया, बिना किसी कैटालिस्ट के आप इसे लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, स्टोर कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, साइमल्टेनियसली एक साथ आप इन दोनों को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। लेकिन आपने क्या किया, यहां H2 लिया, यहां O2 लिया, और यहां पे अगर आपने क्या किया, प्लेटिनम एज अ कैटालिस्ट ले लिया, तो इस प्लेटिनम की प्रेजेंस में यहां से बनेगा वाटर। लेकिन ये रिएक्शन अपने आप में कैसे रिएक्शन हो जाएगी बेटा, दिस वन एक्सप्लोसिव रिएक्शन। 10 रेज़ टू पावर 10 तक टाइम्स तक, 10 रेज़ टू पावर 10 टाइम्स तक रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करने का काम कौन करता है, कैटालिस्ट करता है। मतलब पहले वाले रिएक्शन स्लो थी, अब क्या होगी, फास्ट होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रिएक्शन को अगर यहां से आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहां से भी प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, स्लो रेट से बनेगा। लेकिन जैसे ही आपने कैटालिस्ट का यूज किया, जो प्रोडक्ट बनने की जो रेट है, जो उसकी स्पीड बनी, वो कितनी बन गई, इवन 10 रेज़ टू पावर 10 टाइम्स तक उसने क्या कर दिया, रिएक्शन की रेट को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। दैट्स व्हाई कि एक कैटालिस्ट जो है वो कैटालिस्ट रिएक्शन की रेट को क्या नहीं, कैटालिस्ट क्या नहीं करता, रिएक्शन को इनिशिएट तो नहीं करता है, लेकिन इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है, एब्सेंस में स्लो होती है। चलते हैं अगला जो आएगा, 4th नंबर वाले जो पॉइंट बनता है इसका, बेटा, a catalyst doesn't affect the nature of products। ध्यान से सुनिएगा बेटा, क्या बोला, 4th नंबर का पॉइंट बना कि a catalyst doesn't affect the nature of products। What do you mean by?
कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स का क्या मीनिंग है? देखो बेटा कि जैसे मान लो मैं एक रिएक्शन यहाँ पे लिखता हूं, मैंने लिखा कि भाई 2SO2 की रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, और यहां से बना रहे हम SO3 बना रहे हैं, ठीक है बेटा। मान लो मैं एक रिएक्शन ये लिखता हूं, एक दूसरी रिएक्शन में लिखता हूं कि 2SO2 हो गया, इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करता हूं, यहां भी मैंने क्या बना दिया 2SO3। एक तीसरी रिएक्शन में लिखता हूं 2SO2 हो गया और इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाता हूं और फिर क्या बना दिया 2SO3 बना दिया। पहले वाले रिएक्शन में हम ऐसा करते हैं, जो कैटालिस्ट है वो NO को लेता हूं। सेकंड वाले रिएक्शन के अंदर हमने क्या किया, प्लेटिनम को एज ए कैटालिस्ट लिया। और थर्ड वाले में अगर मान लो मैं यहां पे क्या करता हूं, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को लेता हूं। ध्यान से सुनो बेटा क्या बोला जा रहा है। अ कैटालिस्ट डजंट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, कि कैटालिस्ट क्या नहीं करता है, प्रोडक्ट के नेचर को चेंज नहीं करता है या इफेक्ट नहीं करता है। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो यहां पे SO2 और O2 मिलकर के अगर SO3 बना रहे थे और हमने कैटालिस्ट यहां पे क्या लिया, NO लिया, यहां पे प्लेटिनम लिया और यहां पे वेनेडियम पेंटाऑक्साइड लिया, तो हमने कैटालिस्ट तो बदल दी है, कैटालिस्ट हम बदल रहे हैं, लेकिन कैटालिस्ट बदलने से प्रोडक्ट का नेचर नहीं बदला। इन आब्रियन एज केस, चाहे आप पहले नंबर की बात करें, दूसरे नंबर की रिएक्शन की बात करें या तीसरे नंबर की रिएक्शन की बात करें, तो इन कैटालिस्ट ने प्रोडक्ट का नेचर नहीं बदला। ये पॉइंट ये बोल रहा है। बट देयर आर नंबर ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, यहां पे हमारे पास बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं जो ये बता रहा है कि जो कैटालिस्ट होता है वो कैटालिस्ट क्या करता है, प्रोडक्ट का नेचर क्या करता है, चेंज करता है। मतलब अगर हम क्या करें कि कैटालिस्ट को बदल दें तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा। कंसेप्ट में क्या बोल रहा हूं, यहां क्या बोला कि भाई कैटालिस्ट आपने बदल दिए लेकिन यहां पे प्रोडक्ट नहीं बदला। सेम रिएक्शन हमारे पास है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर आप क्या कर दें, कैटालिस्ट को चेंज कर दो तो प्रोडक्ट भी चेंज हो जाएगा। इसका ये मीनिंग हो। तो देखो आप कौन कौन से एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं। क्या क्या एक्सेप्शनल केसेस बनते हैं बेटा, देखो आप एक्सेप्शंस क्या क्या हैं। कि जैसे मान लो एक रिएक्शन यहां पे हम लिखते हैं दिस वन फॉर्मिक एसिड लिखता हूं बेटा मैं, नाउ वी हैव फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड का लिखेंगे डिकम्पोजिशन लिखेंगे इसका, ठीक है, डिकम्पोजिशन ऑफ फॉर्मिक एसिड। हमने क्या किया, आई एम हैविंग फॉर्मिक एसिड HCOOH ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस फॉर्मिक एसिड में इसकी कंडीशंस में चेंज कर रहा हूं। यहां ऐसा करते हैं, कॉपर लेते हैं, इसे हीट करते हैं, तो यहां से क्या बनेगा, एक बनता है बेटा CO2 और दूसरा बन गया H2। और यहां हमने क्या किया, अगर मैं AlCl3 को लेता हूं और इसे हीट करता हूं तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा CO1 बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आप समझ पा रहे हैं क्या चेंज आ गया कि अगर आपने क्या किया, यहां पे लिया आपने फॉर्मिक एसिड और आपने कैटालिस्ट बदला, यहां पे क्या लिया, कॉपर, और यहां पे क्या लिया, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लिया, तो हमारे पास रिएक्टेंट तो सेम था लेकिन कैटालिस्ट बदलने पे प्रोडक्ट का नेचर बदल गया, प्रोडक्ट का नेचर बदल गया। जैसे ही आपने कैटालिस्ट को बदला, जैसे ही आपने सेम रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट को बदला तो प्रोडक्ट का नेचर भी चेंज हो गया। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में दूसरा क्या बना, दिस वन CO प्लस H2O बना, और यहां पे क्या बना, CO2 और साथ में क्या निकला, H2 निकला। व्हाट द कंसेप्ट। या मान लो एक दूसरी रिएक्शन हम लिखते हैं बेटा कि जैसे मान लो हमने क्या किया, यहां पे हम कार्बन मोनोऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, इसके अंदर भी नंबर ऑफ रिएक्शंस बनेगी। ए रिएक्शन मान लो कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और प्लस करके मैं लेता हूं H2 लेता हूं, ठीक है, और साथ में लेते हैं कॉपर एज ए कैटालिस्ट, तो यहां से जो कंपाउंड बनेगा वो बनेंगे HCHO दिस वन फॉर्मल्डिहाइड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है, वहां पे डिटेल में करवाई जाएगा। ये फॉर्मल्डिहाइड बना।
अगर हम क्या करें, यहाँ पे बी अगर इसके रिएक्शन में लिखूं CO के साथ में 2H2 लिख दूं और यहाँ पे कैटलिस्ट में बदल रहा हूं, कैटलिस्ट लिया बेटा हमने जैसे ZnO हो गया प्लस करके CuO लिया और साथ में Cr2O3 हमने ले लिया, ठीक है बेटा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बनेगा CH3OH, दिस वन मिथेनॉल। या इसकी सी रिएक्शन अगर मैं लिखूं, या CO हो गया, यहाँ 3H2 हमने लिख दिया और यहाँ पे हमने क्या किया, नाउ अनदर वन, अगर मैं निकल को लेता हूं और 300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर अगर यहाँ पे लेते हैं बेटा, तो यहाँ से बनने वाला जो कंपाउंड होगा CH4 एक बनेगा, ठीक है, और प्लस करके दूसरा बन जाएगा दिस वन H2O, ठीक है बेटा। अब ध्यान से सुनो भैया, क्या चीज है कि एक कैटालिस्ट जो होता है वो प्रोडक्ट के नेचर को चेंज नहीं करता, इफेक्ट नहीं करता है ना, यही तो बोल रहा है ये। लेकिन यहां पे हम क्या देख रहे हैं, इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास जो कैटालिस्ट है, ये कैटालिस्ट जो है उसने क्या किया कि सेम रिएक्शन के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, लेकिन अगर हमने कैटालिस्ट को क्या किया, चेंज किया, तो उसने प्रोडक्ट का नेचर भी बदल दिया। यहां प्रोडक्ट क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड बन गया, यहां मीथेनॉल बन गया, मिथाइल अल्कोहल, यहां मीथेन के साथ में क्या बन गया, वाटर बन गया। गॉट द कंसेप्ट बेटा, आया आपको समझ में। अब चलते हैं इसी के अंदर, अगर मान लो एक तीसरी रिएक्शन में आपको लिखवाऊं तो ध्यान देंगे, थर्ड नंबर की रिएक्शन क्या बनेगी। जैसे बेटा हम क्या करते हैं, यहां लेते हैं इथाइल अल्कोहल को लेते हैं, इथेनॉल जिससे बोला जाता है, हमने क्या किया, इथाइल अल्कोहल को लिया, इथाइल अल्कोहल दिस वन CH3 CH2OH, दिस वन इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल जिसे बोलते हैं। यहां पे ऐसा करते हैं, कॉपर के साथ में इसे हीट करते हैं और यहां पे ऐसा करेंगे Al2O3 और साथ में इसे हीट किया, या इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, H+ आयन की प्रेजेंस में भी बोल सकता हूं, ठीक है, ऐसे करके बोलेंगे। कैटालिटिक डिहाइड्रेशन वाली रिएक्शन भी बनेगी ये साथ में, या जैसे हम यहां लेते हैं दिस वन H2SO4 को लिया जाता है। तो ध्यान देंगे, यहां अगर आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करो बेटा, तो यहां बनेगा डिहाइड्रोजिनेशन, इसे बोला जाता है दिस वन डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन, ठीक है बेटा। अगर डिहाइड्रोजिनेशन आप बोल रहे हैं तो इसमें से क्या होगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगी। अगर इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकलेगी, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, बचेगा क्या बेटा, दिस वन CH3CHO। गॉट द कंसेप्ट बेटा। ये हमारे पास क्या बना, दिस वन डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और यहां से इथाइल अल्कोहल से क्या बन गया, दिस वन इथेनॉल, या इसे बोला जाता है एस्टल्डिहाइड, इसे बोला जाता है, ठीक है बेटा। या अगर मान लो यहां हम क्या करते हैं, Al2O3 लेते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो यहां पे क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। क्या होगा बेटा, कैटालिटिक डिहाइड्रेशन इसे बोला जाता है, लॉस ऑफ वाटर। तो लॉस ऑफ वाटर होगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड बनेगा, CH2 और प्लस करके क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है बेटा। तो यहां पे क्या हुआ कि जो कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट ने क्या कर दिया, प्रोडक्ट का नेचर बदल दिया। यहां पे हमारे पास इथाइल अल्कोहल कॉपर से रिएक्शन करके ये प्रोडक्ट बना दिया, जबकि ये इथाइल अल्कोहल है और यहाँ पे कैटलिस्ट को आपने चेंज किया तो प्रोडक्ट का नेचर भी क्या हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है बेटा। चलते हैं, इसका एक एग्जांपल और बनता है, दिस वन, ये थर्ड नंबर का एग्जांपल था, फोर्थ नंबर का एक एग्जांपल और बनता है, वो मैं लिख देता हूं। देखो आप क्या है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में क्या है कि जैसे मान लो हम ऐसा करते हैं, बेंजीन की रिंग लेते हैं और बेंजीन की रिंग पे हम ऐसा करते हैं CH3 लगाते हैं। अगर आपको ध्यान होगा, इसे बोला जाता है टोलिन बोलते हैं, +1 में सभी बच्चों ने पढ़ा, ये टोलुइन मिथाइल बेंजीन में इसे बोलते हैं। और अगर आप इसकी क्या करते हैं, क्लोरिनेशन करते हैं, क्लोरिनेशन जिसे बोला जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहां से सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोन ऑफ लाइट यहां पे ली जा रही है,
यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा, यहां पे क्लोरीनेशन जब हुई तो यहां से CH2 और Cl बना और साथ में बाहर निकलेगा HCl। यहां से H निकला, यहां से Cl, HCl बाहर निकल गया, एक Cl यहां जुड़ा, इसे नाम दिया गया, दिस वन इज कॉल्ड, इसे नाम देते हैं, इसे बोला बेटा हमने बेंजाइल क्लोराइड इसे बोला जाता है। ठीक है बेटा, यहां पे आपने क्या किया, इसका क्लोरीनेशन किया, सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटोन ऑफ लाइट की प्रेजेंस में इसका क्लोरीनेशन किया। अगर हम इसी रिएक्शन को आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं और यहां मैं क्या करता हूं, क्लोरीन लेता हूं और क्लोरीन के साथ में FeCl3 को लिया जाता है, ये भी क्लोरीनेशन का पार्ट है, लेकिन ये कौन से कैटलिस्ट में, आयरन का जो क्लोराइड है उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। यहां पे क्या होगा, यहां पे जो ये कंपाउंड है इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं और जिसे नाम दिया जाता है ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट्स। तो क्या क्या बनेंगे बेटा, यहां आ गया हमारे पास बेंजीन, ये CH3, ये ऑर्थो वाली पोजीशन पे एक Cl लगा और यहां से हमारे पास ये CH3 है, पैरा वाली पोजीशन पे Cl लगा। देखो इसका मैकेनिज्म क्या है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको करवाई जाएगी एट दैट टाइम आपको सारे मैकेनिज्म आपको बताया जाएगा। अभी केवल इतना समझेंगे कि ये ऑर्थो और यहाँ लिख दिया हमने क्लोरो और यहाँ लिख दिया दिस वन टॉलुइन, ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन हो गया, इसे लिखा हमने पैरा क्लोरो और क्या लिख दिया दिस वन टॉलुइन। ठीक है बेटा, ये ऐसे करके हमारे पास क्या बना, कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, यहां जैसे ही हमने क्या किया, कैटलिस्ट को बदला तो जो हमारे पास प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट का नेचर ही क्या हो गया, चेंज हो गया। तो ये था बेटा हमारे पास 4th नंबर का जो पॉइंट है, उसने बोला कि कैटलिस्ट डजंट अफेक्ट द नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स, लेकिन वी हैव नंबर ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। जो एक्सेप्शनल केसेस थे वो 4-5 जो थे वो 4 के 4 मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। अब चलते हैं बेटा, जो 5वें नंबर का पॉइंट बनता है, 5th नंबर का जो पॉइंट है हमारे पास रूटीन में जो हम कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं कैटालाइसिस का, यहां हम बोलेंगे बेटा इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है, कैटलिस्ट का इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा वो कंसेप्ट पढ़ेंगे। दिस वन 5th वन, इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा। और हम बोलते हैं बेटा कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट डजंट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं बेटा, कैटलिस्ट डजंट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट क्या होता है, इट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम क्विकली। क्या बोला गया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि कैटलिस्ट डजंट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो इक्विलिब्रियम की स्टेट है उसे चेंज नहीं करता कैटलिस्ट। क्या करता है कि जो इक्विलिब्रियम है उस इक्विलिब्रियम को बहुत जल्दी ले जाता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो हमारे पास ये A है और यहां से इक्विलिब्रियम की स्टेट में किसमें है, B में है, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी बेटा, और ये क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन जिसे मैं बोल रहा हूं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया और बैकवर्ड रिएक्शन को क्या करता है कैटलिस्ट, एक ही रेट से एक्सेलरेट करके और बहुत जल्दी बैकवर्ड फॉरवर्ड रिएक्शन में ले जाता है और प्रोडक्ट बना लेता है। और जो प्रोडक्ट होता है उसी रेट से कहां आ जाता है, बैकवर्ड रिएक्शन में आता है और फिर दोबारा करके क्या बना दिया इसने, रिएक्टेंट बना दिया। मतलब यहां से फॉरवर्ड में जा रहा है, फॉरवर्ड से किस में आ रहा है, बैकवर्ड में आ रहा है। ये रेट, इस रेट को बढ़ा लेता है। कौन बढ़ाता है, ये वाले जो रेट हैं उनको बढ़ाने का काम किसने किया, कैटलिस्ट ने किया। लेकिन इस स्टेट को चेंज नहीं करता। ये हमारे पास जो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट है और जो हमारे पास प्रोडक्ट है उसकी स्टेट को क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। इसलिए लिखा है कि कैटलिस्ट डजंट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बट इट हेल्प्स टू अटेन द इक्विलिब्रियम क्विकली। इक्विलिब्रियम को बहुत जल्दी क्या करता है कि प्रोसीड करता है।
या हम ऐसा बोलेंगे कि जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट क्या नहीं करता है कि जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। ठीक है बेटा, क्या बोला गया, दिस वन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कैटलिस्ट क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है बेटा, लेट अस मूव टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बनेगा हमारे पास 6 नंबर का पॉइंट बना। 6 नंबर का पॉइंट क्या है, इसे लिखेंगे बेटा कि जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट डजंट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। ध्यान से सुनेंगे, क्या बोला गया कि कैटलिस्ट डजंट चेंज डेल्टा एच, इंथैल्पी चेंज या एंट्रोपी चेंज या गिव्स फ्री एनर्जी चेंज। कैटलिस्ट क्या नहीं करता है कि डेल्टा एच को, डेल्टा एस को और डेल्टा जी को क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता। कैसे करके थोड़ा समझे आप, कि जैसे मान लो भाई हमारे पास ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन में आपने देखा कि ये हमारे पास, यहां मैं लिखता हूं दिस वन रिएक्टेंट लिख दिया यहां, और यहां से ये चेंज होकर के मान लो ये प्रोडक्ट में चला गया। किस में जा रहा है, इन द प्रोडक्ट, या प्रोडक्ट में चला गया, दिस वन प्रोडक्ट। अब आप देखेंगे बेटा, यहां से अगर मैं इस लाइन को यहां आगे ले जाऊं, इस लाइन को यहां दिखाऊं, इसे मैं ER भी बोलता हूं, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इसे मैं EP बोल देता हूं। ठीक है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट बन गया, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। और यहां बीच की जो ये हाइट बनी, अगर आपको ध्यान होगा, इसे बोला जाता है दिस वन एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बेटा, यस एंड नो। और यहां इन दोनों के बीच का जो ER हो गया, EP हो गया, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस बना, इसे क्या बोला गया, डेल्टा H बोला गया, दिस वन एंथैल्पी चेंज। अच्छा, ये रिएक्शन जो मैंने लिखी है, ये रिएक्शन बेटा मैंने लिखी है दिस वन, इसे बोला गया दिस वन इज कॉल्ड विदाउट कैटालिस्ट। क्या बोला बेटा, ये रिएक्शन बिना कैटालिस्ट के, और ये रिएक्टेंट है। अगर आपको ध्यान होगा, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस, यहां क्या लिखा जाता है, दिस वन प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये सभी बच्चों ने ये पढ़ा हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या हो रहा है कि अगर आपने क्या किया, कैटलिस्ट का यूज किया, और कैटलिस्ट भी मान लो आपने पॉजिटिव कैटलिस्ट ले लिया आपने, तो तब क्या हो रहा है, देखो अब अभी क्या हुआ, अब भी रिएक्टेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, रिएक्टेंट वाला, और जो प्रोडक्ट है वो यहीं जाकर के बन रहा है। लेकिन केवल और केवल अगर आपको चेंज दिखने में आ रहा है, तो वो चेंज किसको दिखने में आ रहा है, जो एक्टिवेशन एनर्जी है, उस एक्टिवेशन एनर्जी की हाइट क्या होगी, कम होगी। यहां क्या लिखूंगा बेटा, मैं विद कैटालिस्ट लिख दूंगा, और यहां जो एनर्जी बनी इसे क्या लिख दूंगा, दिस वन इज कॉल्ड EA डैश। यहां केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मैंने आपको कंसेप्ट दिया था कि जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी यहां थी, और अब थ्रेशोल्ड एनर्जी की हाइट यहां बन गई। गॉट द कंसेप्ट, यस एंड नो। तो क्या हुआ, यहां पे अगर आप अभी भी अगर आप देखें तो रिएक्टेंट अपनी जगह पे, प्रोडक्ट अपनी जगह पे, अब भी डेल्टा H के अंदर कोई भी क्या नहीं आ रहा है, चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक कैटलिस्ट क्या नहीं करता है, चाहे वो डेल्टा H हो, चाहे डेल्टा S हो, चाहे डेल्टा G हो, उसको क्या नहीं करता है, चेंज नहीं करता है। ठीक है बेटा, अगला पॉइंट आता है दिस वन 6 के बाद 7th नंबर का पॉइंट मैं लिखूंगा। यहां बोला जाता है बेटा कि जो कैटलिस्ट है उसके ऊपर टेम्परेचर का कंसेप्ट डिफाइन करेंगे। तो यहां लिखेंगे नाउ दिस वन इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, और जिसे हम यहां बोल देते हैं दिस वन ऑप्टिमम टेम्परेचर। भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे बोला जाता है, यहां लिखते हैं आ पर्टिकुलर टेम्परेचर at which the efficiency of catalyst is maximum, but either this temperature, the activity of catalyst डिक्रीजेस। क्या बोला गया बेटा, क्या कंसेप्ट आया
कि इफेक्टिव टेम्परेचर का कंसेप्ट हमारे पास आया। यहां मैंने बोला दिस वन इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर किसे बोलते हैं? ऑप्टिमम टेम्परेचर को समझना हमने। ऑप्टिमम टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे कैटलिस्ट की जो एफिशिएंसी है, जो उसकी ताकत है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। ठीक है, क्या बोला? अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच द एफिशिएंसी ऑफ कैटलिस्ट इज मैक्सिमम। जहां एफिशिएंसी ज्यादा है, जहां स्ट्रेंथ ज्यादा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। लेकिन थोड़ा भी क्या हुआ कि उस टेम्परेचर से इधर उधर अगर मान लो टेम्परेचर आ गया, तो जो हमारे पास कैटलिस्ट होता है उस कैटलिस्ट की एक्टिविटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। गॉट द कंसेप्ट? तो ये था हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। नाउ लेट अस मूव। अगला पॉइंट जो आएगा 8th नंबर का, उससे लिखूंगा मैं 8th नंबर जो बनेगा बेटा, इसे बोला जाएगा एक्टिविटी। दिस वन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। और एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट मैंने आपको कंसेप्ट करवा रखा कई बार। एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट का मतलब क्या हुआ कि कैटलिस्ट which increases the rate of a chemical reaction। वो कैटलिस्ट जो क्या करता है? रिएक्शन की रेट को क्या करता है? अ कैटलिस्ट which increases the rate of a chemical reaction। जो केमिकल रिएक्शन की रेट को क्या करता है? इंक्रीज करता है। उसे हमने क्या नाम दिया? दिस वन इज कॉल्ड एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। जैसे मान लो मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था पहले कि H2 हो गया और O2 हो गया भाई। अगर मान लो आप इन दोनों को एक साथ रखो तो वी कैन स्टोर, इसे हम स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। बहुत क्लियर है। लेकिन क्या हुआ कि हमने क्या किया? H2 प्लस O2 हमने लिया। ठीक है बेटा, यहां से H2O बना दिया। और यहां पे अगर मैं प्लेटिनम एज ए कैटलिस्ट अगर यहां पे यूज में करता हूं, तो जैसे ही प्लेटिनम को कैटलिस्ट हमने लिया बेटा, तो ये रिएक्शन अपने आप में क्या हो जाती है? एक्सप्लोसिव हो जाती है। यस एंड नो? मतलब जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को 10⁻10 टाइम्स तक क्या कर लेता है? इंक्रीज कर जाता है। यस एंड नो बेटा? कि यहां से ये वाली रिएक्शन अगर विदाउट कैटलिस्ट है तो ये अपने आप में कैसे रिएक्शन है? स्लो है। जैसे ही हमने क्या किया यहां पे कैटलिस्ट का यूज किया, तो ये रिएक्शन अपने आप में क्या होगी? बिल्कुल फास्ट होगी। इवन जो कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की रेट को 10⁻10 टाइम्स तक क्या कर लेता है? इंक्रीज कर जाता है। ठीक है बेटा? तो ये था हमारे पास एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। अगला पॉइंट आता है, एंड ये अगला पॉइंट जो है वो लास्ट पॉइंट है। ठीक है जी, लास्ट नंबर का जो पॉइंट है, नाउ वी हैव लास्ट पॉइंट 9th नंबर में हम लिखेंगे दिस वन इज सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट और स्पेसिफिसिटी ऑफ कैटलिस्ट। क्या मीनिंग है बेटा इसका? थोड़ा समझिए आप कि एक जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट अपने आप में स्पेसिफिक इन नेचर, वो अपने आप में स्पेसिफिक नेचर का होता है। व्हाट डू यू मीन बाय स्पेसिफिक इन नेचर? एक कैटलिस्ट अपने आप में स्पेसिफिक नेचर का है। जैसे मान लो मैं ये बोलूं कि कोई सबस्टेंस ऐसा है कि जो पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एज अ कैटलिस्ट काम करता है, और वही सबस्टेंस किसी दूसरी रिएक्शन के लिए फेल हो जाता है, मतलब वहां पे एज अ कैटलिस्ट वो वर्क नहीं कर पाता है, तो वहां हम क्या बोलेंगे कि सेलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। मतलब किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो कैटलिस्ट क्या है? सेलेक्ट हो रखा है, वो स्पेसिफिक नेचर का हो गया। जैसे मान लो हम एक रिएक्शन देखते हैं, बार बार मैं इस रिएक्शन को आपको बता रहा हूं कि हमारे पास एक रिएक्शन है दिस वन पोटाशियम क्लोरेट। और ये जो पोटाशियम क्लोरेट है, जब आपने इसको हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ MnO2, तो यहां से बेटा कंपाउंड क्या बनाया? 2KCl एक बना दिया और 3O2 दूसरा बना दिया आपने।
तो यहाँ पे ये जो MnO2 है, MnO2 मैग्नीज का एक और है, याद रखेंगे सभी बच्चे, इसे पायरोल्यूसाइट भी बोलते हैं बेटा। क्या बोला जाता है? दिस वन इज कॉल्ड पायरोल्यूसाइट। और ये यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है। और क्या हुआ कि जैसे MnO2 ने यहाँ पे वर्क किया तो 2 के ClO3 चेंज होकर के 2 के Cl और 3O2 में चेंज हो गया। लेकिन अगर मान लो एक दूसरी रिएक्शन में यहाँ पे लिखूं, यहां लिख देता हूं KClO4 हो गया, या मैंने क्या किया यहाँ पे पोटाशियम नाइट्रेट, ठीक है, KNO3 को मैं लेता हूं और यहां पे मैं क्या करता हूं, अगेन MnO2 को लेता हूं, अगेन यहाँ पे MnO2 को लेता हूं। लेकिन इन दोनों, ये दोनों के दोनों, ये जो MnO2 है ये इन दो रिएक्शन के लिए किसका काम नहीं करेगा? एज अ कैटलिस्ट वर्क नहीं करता है। गॉट द कंसेप्ट? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कैटलिस्ट है ये स्पेसिफिक नेचर का है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए ये सेलेक्टिव हो रहा है, और तभी जाकर के इस वाले रिएक्शन में पोटाशियम क्लोरेट को इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। लेकिन पोटाशियम पर क्लोरेट को चेंज नहीं कर पा रहा, या पोटाशियम नाइट्रेट के अंदर क्या नहीं कर पा रहा, कोई भी चेंज नहीं ला पा रहा। कौन? दिस वन MnO2। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कि द कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक इन नेचर, इधर वी कैन से दिस वन सेलेक्टिव इन नेचर। व्हाट द कंसेप्ट बेटा? तो ये हमारे पास जितने भी पॉइंट बने ये वो वाले पॉइंट थे, इसमें सारे के सारे कैरेक्टर्स हमारे आगे, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा हमारे पास जो कैटालाइसिस वाला कंसेप्ट है, उसके ऊपर मैंने कंसेप्ट दिया। अब मैं आपको इसके बाद जो अगला कंसेप्ट आता है वो स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, एंड लेट अस मूव टुवर्ड्स थ्योरीज रिलेटेड टू कैटालाइसिस। अगला बेटा जो टॉपिक आया वो आया थ्योरीज रिलेटेड टू कैटालाइसिस। कैटालाइसिस से रिलेटेड जो थ्योरीज है वो मैं लिख रहा हूं। यहां पे हमारे पास 3 थ्योरीज आई हैं। सबसे पहले नंबर की जो थ्योरी बनी उसे बोला गया दिस वन इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। सेकंड नंबर की जो बनी उसे बोला गया दिस वन एडजॉर्प्शन थ्योरी। थर्ड नंबर की जो आई उसे बोला गया दिस वन मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है बेटा, 1, 2 और 3 हमारे पास यहाँ पे 3 थ्योरी आई। पहले नंबर की बनी इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, सेकंड नंबर की बनी एडजॉर्प्शन थ्योरी, और थर्ड नंबर की बनी मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। मतलब ये जो 2 थ्योरीज हैं ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इसलिए अब जाकर के हमारे पास जो नई थ्योरी आई लास्ट में दिस वन मॉडर्न एडजॉर्प्शन थ्योरी। सो लेट अस वन बाय वन। आज मैं आपको लास्ट नंबर की जो ये फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी की 2 थ्योरीज हो गया, और इससे आगे वाला कंसेप्ट जो है जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा उसमें बताऊंगा। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। हम चलते हैं बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। अच्छा, इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी का प्रिंसिपल क्या है, या ये थ्योरी क्या एक्सप्लेन कर रही है? ये थ्योरी ये एक्सप्लेन कर रही है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, कि भाई ये जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट क्या करता है, कैटलिस्ट के साथ में मिलकर के यहां पे एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनाता है या इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है। और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है दिस वन हाईली अनस्टेबल। कैसा होता है बेटा, क्या समझे बेटा, क्या बोला गया कि भाई यहां पे जो रिएक्टेंट है इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, रिएक्टेंट कैटलिस्ट के साथ में मिल करके एक कंपाउंड बना रहा है जिसका नाम है इंटरमीडिएट कंपाउंड।
ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो है वो अनस्टेबल होता है, और ये इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या करता है, या तो ये डिकम्पोज होकर के प्रोडक्ट बना लेता है, या फिर ये क्या करता है कि ये जो हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड है किसी दूसरे रिएक्टेंट के साथ में जुड़ करके और फिर क्या बना लेता है, अगेन दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाएगा या दूसरा अनस्टेबल कंपाउंड बनाएगा, और वहां से जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को क्या कर लेगा, सेपरेट कर लेगा। कैसे करके थोड़ा समझे यहां पर, कि जैसे मान लो हमारे पास ये ए है और ये बी है, और इसने मिलकर के क्या बनाया, यहां पे ए बी बनाया। ध्यान से सुनेंगे बेटा कि यहां पे ये रिएक्शन अपने आप में दिस वन स्लो रिएक्शन, बिना कैटलिस्ट के, यहां मैं क्या लिखूंगा, दिस वन विदाउट सी, विदाउट कैटलिस्ट, ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही। अगर हम ऐसा करते हैं कि यहां से ए प्लस बी हमने लिया, और लेने के बाद यहां पे क्या करता हूं, लाइक दिस वन एक्स, एक्स अपने आप में क्या, दिस इज द टाइप ऑफ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट है, और यहां से मिलकर के इसने क्या बना दिया, ए बी बनाया। इस रिएक्शन की अगर बात करें तो दिस वन फर्स्ट वन, और इसे मैं कैसा लिखूंगा, दिस वन विद कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के साथ में प्रोसीड होने वाले रिएक्शन। ठीक है बेटा, क्या समझ रहे हैं आप कि ए प्लस बी मिलकर के ए बी बनाया, लेकिन ये स्लो रिएक्शन है क्योंकि इसमें कैटलिस्ट नहीं है। अगर आपने इसमें कैटलिस्ट डाल दिया तो ए और बी मिलकर के क्या बनाया, ए बी बनाया, लेकिन रिएक्शन कैसी हो जाएगी, फास्ट होगी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी मैकेनिज्म क्या है, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या है, तो इसमें क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो ए, जो ये दोनों के दोनों अपने आप में क्या है बेटा, बोथ आर रिएक्टेंट्स। तो जो हमारे पास ए है ये किससे रिएक्ट करेगा, सबसे पहले ये कैटलिस्ट से रिएक्शन करेगा, दिस वन सी इज कैटलिस्ट, और इसे कैटलिस्ट से रिएक्शन करेगा एक्स, तो इसने क्या किया, यहां से ए एक्स बना दिया। ठीक है बेटा, और ये जो ए एक्स बना इसे नाम दिया हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट, सॉरी या इंटरमीडिएट कंपाउंड बोलेंगे इसे, इंटरमीडिएट कंपाउंड, जो टर्म यहां पे यूज में आ रही है। अब ये जो ए एक्स है, अगेन जो दूसरा हमारा रिएक्टेंट था, बी ऑल्सो रिएक्टेंट, इससे रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद यहां से ए बी एक बना दिया और प्लस करके क्या बाहर निकाल दिया, जो कैटलिस्ट था वो कैटलिस्ट बाहर निकल गया, और ये क्या बन गया, दिस वन प्रोडक्ट। ठीक है बेटा, ए क्या था बेटा, ए रिएक्टेंट था, ये क्या बना, ए एक्स, हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड बना। यहां से बी क्या है, रिएक्टेंट है, इंटरमीडिएट कंपाउंड ने क्या किया बेटा, इस आर के साथ में, रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन किया, और लास्ट में जाकर के क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया, और साथ में जो कैटलिस्ट था वो कैटलिस्ट क्या हो गया, यहां से बाहर निकल गया। अगर आपको ध्यान होगा, कंसेप्ट आपको ये बताया गया है कि जो कैटलिस्ट होता है वो कैटलिस्ट, उसका जो टोटल मास है या केमिकल नेचर होता है, रिमेन्स अनचेंज्ड, इधर रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद या कंप्लीट होने से पहले जितना उसका मास, केमिकल नेचर जो पहले था, बाद में भी क्या रहता, सेम रहता। तो वही काम यहाँ पे हो रहा, एक्स लिया था, एक्स बाहर निकल गया। ठीक है बेटा, इसकी मैं कुछ एग्जांपल है, उनकी मैकेनिज्म मैं आपको बता रहा हूं, देखिए आप क्या हो रहा है इसमें। देखो बेटा, एक कॉमन से रिएक्शन हमारे पास है, बार बार आपको बताया जा रहा है, यहां मैं लिख देता हूं दिस वन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल्स जो बनेंगे इसमें पहले नंबर का है कि जैसे मान लो आपने क्या किया, 2SO2 लिया प्लस O2 लिया, ये मिलकर के 2SO3 बनाया इसने। ये रिएक्शन अपने आप में स्लो रिएक्शन है, और फिर मैं क्या करता हूं, 2SO2 को लेता हूं, यहाँ O2 लेता हूं, साथ में NO ले लेता हूं, और यहां से 2SO3 को बनाता हूं। ठीक है, और यहां से ये रिएक्शन बोलता हूं दिस वन फास्ट रिएक्शन, ये अपने आप में एक फास्ट रिएक्शन होगी। और अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा है, इसका मैकेनिज्म अगर आप देखो तो क्या है इसके मैकेनिज्म में, कि जो NO है, मतलब मैकेनिज्म का पहले नंबर का पार्ट जो बनेगा 2NOO2 से रिएक्शन करके क्या बनाता है, 2NO2 बनाता है, और ये जो NO2 होता है सेकंड वाले स्टेप में, वो SO2 से रिएक्शन करके SO3 बनाता है, और साथ में NO को बाहर निकाल देता है। तो NO अपने आप में किसके जैसा काम कर रहा था, एज अ कैटलिस्ट, और बाद में रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद NO बाहर निकल गया, और इसने क्या बनाया, दिस वन जो SO2 है वो क्या है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट के जैसा काम कर रहा है, जो O2 है वो रिएक्टेंट के जैसा काम कर रहा है, और लास्ट में जाकर के क्या बना दिया, प्रोडक्ट बना दिया। होप सो गुड, आपको ये समझ में आया होगा कि क्या इसकी मैकेनिज्म है। ठीक है बेटा, अब अगर मान लो मैं इसका एक दूसरा एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो दूसरे एग्जाम्पल को देखो और उसकी मैकेनिज्म को भी समझो आप।
सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्या बनता है? सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है, कई बार आपको बता दिया, बार बार उन्हीं के ऊपर वर्क हो रहा, 2KClO3 हो गया बेटा, और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां से 2KCl हो गया, प्लस करके क्या बना दिया, दिस वन 3O2। ये प्रोसेस अपने आप में स्लो होगी भाई, 2KClO3 हो गया। यहां अगर आप MnO2 को लेते हैं, 2KCl बनेगा, प्लस करके 3O2 बनेगा, ये रिएक्शन फास्ट होगी। और अगर मैं आपको इसका मैकेनिज्म अगर आपको बताऊं बेटा, तो इसका मैकेनिज्म क्या है, देखो आप कि भाई ऐसा करो, सबसे पहले 2KClO3 की रिएक्शन करवा दो 2MnO2 के साथ में। जैसे आप इसके साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन करके क्या बनेगा, एक बनेगा दिस वन KMnO4, 2KMnO4 एक बनेगा, ठीक है बेटा। Mn भी दो आगे, K भी दो आगे, मतलब प्लस करके एक Cl2 बनेगा और प्लस करके एक ऑक्सीजन निकलता है। पहली रिएक्शन ये बनी, ठीक है। अगर मान लो फिर मैं आगे प्रोसीड करूं, 2KMnO4 को लो, इसे यहां से हीट किया, यहां से बनेगा K2MnO4 बनेगा बेटा। Mn दो हैं, इसका मतलब एक और निकलेगा MnO2 और साथ में एक ऑक्सीजन और निकलेगा, ठीक है। कितना ऑक्सीजन निकला, 3O2, ये भी ध्यान रखना हमने, ठीक है। ये ऐसे हो गया। फिर अगला कंसेप्ट आएगा, यहां पे क्या होगा कि हम क्या करते हैं, K2MnO4 और जो क्लोरीन यहां पे निकल गई, इसे क्लोरीन की रिएक्शन यहां करवाते हैं। जैसे क्लोरीन के साथ में इसकी रिएक्शन हुई, दिस वन K2MnO4 का नाम है पोटाशियम मैग्नेट है। पोटाशियम KMnO4 का नाम है पोटाशियम परमैग्नेट और K2MnO4 का नाम है पोटाशियम मैग्नेट। तो क्लोरीन से जैसे इसने रिएक्शन किया तो एक तो क्या करेगा बेटा, यहां से 2KCl बाहर निकालेगा और 2KCl जो अपने आप में क्या था बेटा, प्रोडक्ट, एक बाहर निकालेगा। दूसरा क्या करेगा, प्लस करके MnO2 को बाहर निकाल देगा। अगर MnO2 बाहर निकल गया तो फिर क्या बच रहा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल और बच रहा। तो क्या हुआ बेटा, ध्यान देंगे, ये हमारे पास O2 ये बना, O2 ये बना, 2 O2 ये बन गया, 1 2 और 3 O2 एक निकल गया। दूसरा KCl 2KCl हमने ले लिया, साथ में MnO2 था, वो MnO2 क्या करते यहां से एज अ कैटलिस्ट यहां से क्या हो गया, बाहर निकल गया। तो ये थे बेटा हमारे पास इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। और इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी जो है, अगर मैं आपको ये बोलूं कि इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी के मेरिट्स क्या है और इसके डिमेरिट्स क्या है, तो अगर मान लो, थोड़ा इसके ऊपर भी मैं कंसेप्ट आपको दे दूं, तो अगर मान लो इसके मेरिट्स की अगर बात करें, नाउ आई एम सेइंग अबाउट द मेरिट्स ऑफ इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी का मेरिट क्या है, सबसे पहले इसने क्या किया, इट एक्सप्लेन या इट हैज एक्सप्लेन सेलेक्टिविटी ऑफ कैटालिस्ट। इसने क्या किया, कैटलिस्ट की सेलेक्टिविटी को एक्सप्लेन किया भाई, पहला पॉइंट। या दूसरा पॉइंट हम बोलेंगे, इट हैज एक्सप्लेन या इट एक्सप्लेन होमोजेनस मैकेनिज्म ऑफ, ऐसा लिख देंगे, मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस NOUS लिख देंगे, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालाइसिस, ठीक है बेटा। सेकंड वाला पॉइंट क्या बना, इट हैज एक्सप्लेन या इट एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस कैटालाइसिस। या थर्ड वाला पॉइंट जो बनेगा, इट explained the rate of reaction increases with increasing the concentration of catalyst। ध्यान से सुनेंगे, क्या बताया इसने कि इट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये वाला पॉइंट समझना है आपको कि भाई अगर मान लो कैटलिस्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो रिएक्शन की रेट भी बढ़ती है। थोड़ा 1 मिनट का कंसेप्ट नहीं बनेगा, वो मैं आपको बता लेता हूं।
कि जैसे मान लो बेटा हमारे पास क्या है, CH3COO2H5 ये एस्टर है, इसकी वाटर से रिएक्शन करवाओ, ये अपने आप में रिवर्सिबल रिएक्शन है, H+ आयन की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है। यहां से क्या बनेगा, CH3COOH बनेगा, C2H5OH एक बन गया, दिस वन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस वन अल्कोहल। ठीक है बेटा, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे ही ये प्रोडक्ट बनता है, आपको मैंने कंसेप्ट करवा रखा है कि ये अपने आप में क्या हो रहा है कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट अपने आप में किसके जैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट के जैसा काम कर रहा है। ऑटो कैटालाइसिस वाला कंसेप्ट आपको दिया था। तो यहां से क्या बनेगा, ये डिकम्पोज होगा और ये क्या करेगा, H+ आयन को प्रोसीड करेगा, H+ आयन को बनाएगा। मतलब इस रिएक्शन में क्या हो गया, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ने बैठ गई, और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो रिएक्शन की जो रेट होगी वो रेट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है बेटा, तो ये तो इसका मेरिट था। इसका डिमेरिट क्या है, 2 पॉइंट मैं आपको वो भी बता लेता हूं। इसके डिमेरिट्स की अगर मैं बात करूं तो इस थ्योरी का जो डिमेरिट था या डिमेरिट्स थे, उसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि ये थ्योरी कई बार फेल हुई जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उसको डिटेक्ट करने में। क्या लिखूंगा, इट फेल्ड टू डिटेक्ट द इंटरमीडिएट कंपाउंड। इंटरमीडिएट कंपाउंड को डिटेक्ट करने में ये थ्योरी क्या हुई, फेल हुई, पहला पॉइंट। या सेकंड पॉइंट, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ catalytic promoters as well as catalytic poisoning। ठीक है बेटा, ये फेल हुई किसको एक्सप्लेन करने में, जो कैटालिटिक प्रमोटर हैं उनके बिहेव को एक्सप्लेन करने में, या जो पॉइजनिंग है, जो कैटालिटिक पॉइजन होते हैं उनके बिहेव को एक्सप्लेन करने में फेल हुई। या लास्ट वाला जो पॉइंट बनता है इसका, 3rd नंबर का पॉइंट जो बनेगा उसे हम बोलेंगे कि जैसे मान लो बेटा हमने बोला कि हमारे पास जो कैटलिस्ट है वो पाउडर्ड फॉर्म में है या वो कोलोइडल फॉर्म में है, ठीक है, और उसके कारण जो रिएक्शन की रेट है वो रेट बढ़ जाती है। जैसे नो क्या बोला गया कि कैटलिस्ट प्रेजेंट इन द पाउडर्ड फॉर्म और इन द कोलोइडल फॉर्म, एंड ड्यू टू दिस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इंक्रीजेस, but the theory unable to explain how to increase the rate of a chemical reaction when the catalysts are present in the powdered form। मतलब एक तो हमारे पास एक तो सॉलिड फॉर्म में हो गया, और वो जो सॉलिड फॉर्म में है मान लो फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में है, या एक सॉलिड की फॉर्म में अगर मान लो लाइक दिस वन, और इसको हमने पाउडर्ड फॉर्म में ले लिया, तो पाउडर्ड फॉर्म में लेने के बाद जो कैटलिस्ट है कैसे करके रिएक्शन की रेट को इनहेंस कर जाता है, उसको भी क्या नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो ये था बेटा हमारा आज का वीडियो लेक्चर। होप सो गुड बेटा, आपको जितना कुछ करवाया गया आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, आप जरूर जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूं उसको जरूर ध्यान से सुने, और जितने टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं इनके ऊपर बहुत सारा आपको ध्यान देना बेटा। आप सभी बच्चों को पता है कि वे लॉकडाउन की कंडीशन बनी हुई है, घर में रह करके हमें पढ़ना है। आप मेहनत करेंगे तो ही आपको फायदा होना है। टीचर अपने घर में यहाँ बैठ करके रेगुलरली बच्चों के लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना फीडबैक देते हैं। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस यू एंड थैंक्स बेटा।